हाँ जी, तो हमारा चैप्टर का नेम है फॉर्म्स ऑफ मार्केट। फॉर्म्स ऑफ मार्केट, या फिर आप बोल सकते हो आर्किटेक्चर ऑफ मार्केट्स। मतलब मार्केट जो है वो किस तरीके से बना हुआ है, मार्केट क्या होता है, कितनी फॉर्म्स होती है, कितनी टाइप्स ऑफ फॉर्म का मतलब क्या है, टाइप्स, कितनी टाइप्स है मार्केट की आपकी इकोनॉमी में। ठीक है, ये सारा हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले मार्केट समझ लो, मार्केट क्या होता है। मार्केट एक ऐसा मैकेनिज्म है, ऐसा मैकेनिज्म है जहां पे एक्सचेंज होता है। क्या होता है? एक्सचेंज, लेन देन होता है। ये कोई फिजिकल लोकेशन जरूरी नहीं है कि फिजिकल लोकेशन ही हो। जहां पे भी दो लोग हो रहे हैं, आ रहे हैं, बायर और सेलर, एक खरीदने वाला है और एक बेचने वाला है। ठीक है, और क्या खरीद रहा है बायर और क्या बेच रहा है सेलर? कोई प्रोडक्ट हो सकता है, कोई सर्विस हो, मतलब कोई कॉमोडिटी गुड्स हो सके या सर्विसेज, इन दोनों में से ही इन दोनों चीजों का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, तो अब ये बायर और सेलर जब इंटरैक्ट करेंगे मार्केट में या एक दूसरे से मिलेंगे और प्राइस और क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करेंगे कि हाँ जी मुझे इतना प्रोडक्ट आपका चाहिए, 10 मेरे को जो है क्वांटिटी चाहिए आपके प्रोडक्ट की, और सेलर बोलेगा कि मेरा जो है 10 क्वांटिटी का प्राइस इतना है। तो फिर आप क्या करोगे, बाइंग एंड सेलिंग होगी यहाँ पे। ये खरीदेगा और ये बेचेगा अपना सामान जो आपने प्राइस डिसाइड किया है उस पे। ठीक है, जैसे आप जो है वेजिटेबल खरीदने जा रहे हो, वेजिटेबल मार्केट है आपका। जैसे स्टॉक मार्केट होता है, लेबर मार्केट होता है, ऑनलाइन मार्केट्स होते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स होते हैं। जरूरी नहीं है कि वो एक फिजिकल लोकेशन ही है, कि कोई ये जगह है कि हाँ इसे बोलते हैं मार्केट। नहीं, मार्केट का मतलब मीनिंग है ये एक प्रोसेस है जहां पे दो लोग आते हैं, बायर और सेलर, और वो कोई प्रोडक्ट बेचते हैं। मतलब प्रोडक्ट क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं इन कंसिडरेशन ऑफ मनी। मनी इंपॉर्टेंट है, प्राइस इंपॉर्टेंट है। अगर आप फ्री में एक दूसरे से सामान ले रहे हो, जैसे आपने किसी से जो है किसी की नोटबुक ले लिया, बुक जो है पढ़ने के लिए ले ली, वो मार्केट नहीं बोलेंगे इसको। ठीक है, तो अलग अलग टाइप्स की मार्केट होती है। सब्जी लेने जानी है तो वेजिटेबल मार्केट है। इस तरीके से शेयर्स में जहां आप इन्वेस्ट करते हो वो स्टॉक मार्केट है ना। स्टॉक मार्केट अब कोई जगह तो नहीं है ना जहां आप जाके स्टॉक्स खरीदते हो। ऑनलाइन मार्केट्स, ऑनलाइन भी आप जो है वो चीज़ें खरीदते हो, आजकल तो ऑनलाइन ही सारी शॉपिंग होती है। फॉरेन एक्सचेंज का भी मार्केट होता है। तो मार्केट का मतलब समझ आ गया। तो इन इकोनॉमिक्स अ मार्केट रेफर्स टू अ सिस्टम और अरेंजमेंट वेयर बायर्स एंड सेलर्स इंटरैक्ट to exchange goods and services, determining their price and quantity. प्राइस सेलर बताएगा कि हाँ जी मेरे गुड का इतना प्राइस है, बायर बताएगा क्वांटिटी मुझे इतनी खरीदनी है, और फिर ये इसको मनी पे करेगा इन कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब इन रिटर्न। ठीक है, अब देखो हमारे पास टाइप्स ऑफ मार्केट्स या फॉर्म्स ऑफ मार्केट्स जो हैं वो इन पॉइंट्स के बेसिस पे हमने बनाए हुए हैं। ये जो पॉइंट्स हैं यही आपके आएंगे उनके फीचर्स में भी। मतलब मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा है, मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा है, कितना जो है देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ मार्केट दैट इज रिलेटेड टू नेचर ऑफ कंपटीशन अमंग फर्म्स। मतलब क्या आपका जैसे मोनोपोली है, तो मोनोपोली का कैसा स्ट्रक्चर है कि वहां पे कंपटीशन नहीं है बिल्कुल भी। तो यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर हो गया, कैसे बना हुआ है, कितने आपके बायर्स और सेलर्स हैं। पार्टिसिपेंट्स हो गए, मतलब कितने नंबर ऑफ बायर्स हैं और उस मार्केट में कितने सेलर्स हैं। प्रोडक्ट का नेचर, मतलब क्या प्रोडक्ट आपका होमोजीनियस है या यूनिक है। एंट्री कैसी है मार्केट में, मतलब कोई भी कॉम्पिटिटर इजीली एंटर कर सकता है या फिर रिस्ट्रिक्शंस है। फिर प्राइस का कंट्रोल कैसा है, बिल्कुल नहीं है, जीरो है या बहुत ज़्यादा है। फिर इंफॉर्मेशन जो है आपके कस्टमर को मार्केट के बारे में वो कैसी है, बुरी है या कम है। फिर मोबिलिटी कैसी है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब लैंड, लेबर, ये इनकी जो है, लैंड की तो नहीं होगी, लेबर की ही होगी मोबिलिटी। मतलब कैसे आपका लेबर मूव कर जाता है, क्या एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इजीली चला जाता है,
वो कैसा है, कंपटीशन कैसा है, कितने राइवल्स हैं आपके। एक सेकेंड, ठीक है। तो ये आपके फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे हमने जो है वो फॉर्म्स ऑफ मार्केट को डिवाइड किया हुआ है। फॉर्म्स ऑफ मार्केट इन्हीं फैक्टर्स के बेसिस पे बनाए हुए हैं, इन्हीं कंपोनेंट से जो है मिलके बने हुए हैं। तो किसी में कुछ कंपोनेंट्स आएंगे, किसी में कुछ तरीके से कंपोनेंट्स आएंगे। चलो देखते हैं इसको और डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला हमारे पास है परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन क्या किस पे ध्यान देता है, परफेक्ट कंपटीशन जो है वो इस तरीके की फर्म है जहां पे आपका जो सेलर है या जो प्रोड्यूसर है वो क्या है, प्राइस टेकर। प्राइस टेकर, प्राइस टेकर का मतलब क्या है कि यहाँ पे ये अपनी मर्जी से प्राइस को कम ज्यादा नहीं कर सकता। ये किसके अकॉर्डिंग चलता है, जो मार्केट में डिमांड है, सप्लाई है, उसके बेसिस पे चलता है। या फिर यूजुअली इस टाइप की मार्केट में हमने पढ़ा भी था रेवेन्यू में कि प्राइस जो है वो कांस्टेंट ही रहता है, एक जैसा ही रहता है। तो इसके क्या क्या फीचर्स हैं, फर्स्ट फीचर है इसका कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ सेलर्स हैं और नंबर ऑफ बायर्स हैं वो बहुत ज्यादा है। ये देखो यहाँ पे दिखाया हुआ है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है। तो कहने का मतलब है कि अगर देखो नंबर ऑफ सेलर्स से पहले एग्जांपल लेते हैं, नंबर ऑफ सेलर्स इतने ज्यादा हैं कि अगर एक सेलर यहां से विड्रॉ भी कर लेता है, चला भी जाता है, या अगर एक सेलर अपना प्राइस कम भी कर लेता है या ज्यादा भी कर लेता है, तब भी इतने ज्यादा सेलर्स हैं कि कोई इफेक्ट नहीं होगा मार्केट पे। इसी तरीके से नंबर ऑफ बायर्स इतने ज्यादा हैं कि अगर आप जो है सोचोगे कि मैं ये बायर अगर चला गया, इसने डिमांड कम कर दी तो मेरे प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाएगी, तो ऐसा भी नहीं है। तो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है सेलर्स की और बायर की, इसलिए ये मार्केट को हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट कंपटीशन। इसलिए यहाँ पे प्राइस जो है वो चेंज नहीं हो पाता। देखो आप बायर हो, आपने जो है आप किसी पर्टिकुलर शॉप से सामान खरीदते हो और वो जो भी आप सामान खरीद रहे हो वो 100 रुपए का है। अब इसने सोचा कि भाई मैं इस बायर से जो है वो 120 रुपए डिमांड करता हूँ कि 120 रुपए दो मुझे। तो ये क्या करेगा, ये अदर सेलर्स के पास चला जाएगा क्योंकि इतने सारे सेलर्स हैं मार्केट में। तो जरूरी है इससे 120 रुपए में खरीदना, 100 रुपए में ही आप खरीद लो किसी और सेलर से। इसीलिए प्राइस जो है वो कम ज्यादा करने का कोई मतलब नहीं बनता। फिर प्रोडक्ट जो है वो कैसा होता है, होमोजीनियस, एक जैसा होता है। ऐसा नहीं है कि आप इस शॉप पे जो सामान खरीद रहे हो वो दूसरे पे वैसा सेम नहीं मिलेगा। जैसे इसका एग्जांपल है नमक। अब यहाँ से आप टाटा का नमक खरीदने गए, इसने बोला 50 रुपए का, उस पर मतलब 50 रुपए का है, ये बोल रहा है कि आप 60 रुपए दे दो, 60 का ही दूंगा मैं। तो आप क्या करोगे, 50 रुपए का सॉल्ट दूसरी दुकान से ले लोगे, उसका नमक का टेस्ट अलग होगा? नहीं, टाटा नमक तो हर जगह सेम ही है। होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है। एंट्री कैसी होती है यहाँ पे फर्म्स की, फ्री है। फ्री है मतलब क्योंकि तभी तो यहाँ पे सेलर्स इतने ज्यादा है। कोई भी बिजनेस, कोई भी फर्म जो है वो आ सकती है इस मार्केट में और यहाँ पे अपना बिजनेस चला सकती है, और ये फर्म यहाँ से एग्जिट भी कर सकती है जब मर्जी। कोई यहाँ पे बड़ी फॉर्मेलिटीज नहीं है। इजी टू एंटर एंड इजी टू एग्जिट होता है यहाँ पे, कोई बड़ा प्रोसीजर फॉलो नहीं करना पड़ता। ठीक है, सपोज करो आप किसी इस मार्केट में आए और आपने सामान बेचा और आपका नहीं चला बिजनेस, तो आप निकल जाओ वहां से, सिंपल। फिर जो यहाँ पे कस्टमर्स होते हैं आपके, उनकी नॉलेज जो है वो कैसी होती है, परफेक्ट नॉलेज होती है। उनको मार्केट की पूरी नॉलेज होती है कि हाँ जी 50 रुपए का ही तो नमक मिलता है, कहाँ 60 रुपए बोल रहे हैं मुझे। ठीक है, तो इसे पता है हर शॉप पे इतने का ही मिलता है। ठीक है, जैसे अब ये तो सॉल्ट है, चलो इसका प्राइस तो एमआरपी लिखा होता है। अगर जैसे कोई कपड़े की बात करें, कोई टी शर्ट है, कभी कभी उन पे नहीं लिखा होता, जो सेल की चीजें होती है। आपको पता है ये सेम चीज सेल पे 500 की मिल रही है, मैं इसे 1000 रुपए की दूं। तो परफेक्ट नॉलेज है कस्टमर को, कस्टमर रैशनल है। और जो आपके लेबर्स हैं, अगर हम सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो लेबर भी मोबाइल है क्योंकि इतने सारे सेलर्स हैं, किसी के पास भी जाके चले जाते हैं जो उन्हें वेजेस ज्यादा देता है। ठीक है, फिर ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट अगर हम इसमें देखें
कि आपका जो सेलर है उसकी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कैसी होती है, तो ज़ीरो होती है। क्यों ज़ीरो होती है? क्योंकि अभी तो हमने पढ़ा कि होमोजीनियस प्रोडक्ट है, तो आप किसी और शहर में क्यों ही अपना सामान ट्रांसपोर्ट करोगे जब वहाँ पे भी वो मिल ही रहा है और सेम ही तरीके का मिल रहा है। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यहाँ पे ज़ीरो होती है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका, ये वाला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सेलर ज़्यादा होते हैं, प्रोडक्ट होमोजीनियस होता है, एंट्री, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है परफेक्ट कंपटीशन के। अगर ये क्वेश्चन आता है आपको तो आपने ये सारे पॉइंट्स को विद एग्जांपल समझाना है, ठीक है। और आप इस तरीके से इसका कर्व भी बना सकते हो, रेवेन्यू का कर्व जो हमने बनाया था ना, स्ट्रेट लाइन, जहाँ पे प्राइस, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिन रेवेन्यू इक्वल होता है। इसका टेबल बना के आ जाना और इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन आप अब कर सकते हो, ठीक है। क्लियर? परफेक्ट कंपटीशन। अब है नेक्स्ट मोनोपोली। मोनोपोली कैसा टाइप का मार्केट है? जहां पे आपका जो फर्म है, जो प्रोड्यूसर है, वो प्राइस मेकर होता है। देखो पूछते हैं ये, परफेक्ट कंपटीशन में फर्म कैसा था? प्राइस टेकर। एंड मोनोपोली में प्राइस मेकर है, मतलब इसकी मर्जी चलेगी यहाँ पे, ये अब प्राइस डिसाइड करेगा कि कितना प्राइस मुझे जो है अपने प्रोडक्ट का मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं इसके फीचर्स। इसमें जो सेलर है वो कितने हैं, इनकी क्वांटिटी कितनी है? सिंगल डोमिनेंट प्रोड्यूसर, मतलब एक ही प्रोड्यूसर है उसका, या एक ही इंडस्ट्री है जो उस चीज को प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई मेडिसिन है जो कि एक पर्टिकुलर कंपनी या पर्टिकुलर फार्मेसी कंपनी ही बनाती है और कोई उसे बनाता ही नहीं है, तो उसकी मोनोपोली हो गई वहां पे। तो इसका प्रोडक्ट कैसा होता है? नो क्लोज सब्सटीट्यूट। अब ये मेडिसिन जो है वो इनकी ही जो है वो बीमारी को ठीक करती है और कोई नहीं कर सकती, तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट नहीं होता उस गुड का। फिर एंट्री कैसी होती है यहाँ पे? हाई बैरियर्स होते हैं। क्यों होते हैं? ऐसा नहीं है कि कोई भी फॉर्म आई और उसने भी ये वाली मेडिसिन बनानी स्टार्ट कर दी। यहाँ पे इनके पास क्या होता है? पेटेंट राइट होता है, कॉपीराइट होता है, इसलिए इसको सिर्फ यही बना सकते हैं, इनकी टेक्नोलॉजी इन्हें ही पता है। सेम अगर कोई और बनाएगा कॉपी करके तो ये केस कर सकते हैं, ठीक है। फिर प्राइस कंट्रोल। प्राइस कंट्रोल का मतलब क्या है? ये मेकर है, प्राइस मेकर है। यहाँ पे अगर ये चाहे कि मैं इस कंज्यूमर को ये मेडिसिन 1000 रुपए की बेचूं और एक और कंज्यूमर है जो कि बहुत रिच है, अमीर है, इसको मैं यही मेडिसिन 5000 की बेचूं, तो इसकी मर्जी है। यहाँ पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वाला पॉइंट आता है, यहाँ पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वाला पॉइंट याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोनोपोली ऐसा मार्केट है जहां पे फर्म प्रोड्यूसर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस, लिख सकते हो इसको, चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस फ्रॉम डिफरेंट कस्टमर्स फॉर सेम प्रोडक्ट, फॉर सेम प्रोडक्ट। सेम प्रोडक्ट है लेकिन एक कस्टमर से आपने 1000 रुपए ले लिए, एक से 1200 रुपए ले लिए, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। अब इसमें कैसा बनता है कर्व? इस तरीके से बनता है, ये देखो, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिन रेवेन्यू, ठीक है। यहाँ पे यूजुअली जो मार्जिन रेवेन्यू है वो जीरो, नेगेटिव में नहीं जाता, पॉजिटिव में ही रहता है। तो द मोनोपोलिस्ट कंट्रोल्स द सप्लाई बट इट इज स्टिल कंस्ट्रेन्ड बाय कंज्यूमर डिमांड। अब देखो, आप 1000 5000 तभी करोगे ना जब कस्टमर भी रेडी है उसको खरीदने के लिए। अगर आपका प्रोडक्ट ही यूनिक नहीं है या इतना अच्छा नहीं है और कस्टमर ही उसकी डिमांड नहीं कर रहे हैं, तो आप बढ़ा के भी क्या कर लोगे? बेचना तो आखिर में कस्टमर को ही है, ठीक है। तो एक ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वाला पॉइंट याद रखना, प्राइस मेकर वाला पॉइंट याद रखना, एंट्री का पॉइंट याद रखना कि इसमें एंट्री जो है उसको बैरियर करने के लिए पेटेंट राइट्स, रिस्ट्रिक्शंस, कॉपीराइट वगैरह लेती है आपकी फर्म्स, ठीक है। मोनोपोली बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। अब यहाँ पे मोनोपोली हम एक गवर्नमेंट का भी एग्जांपल समझ सकते हैं, जैसे रेलवे है, डिफेंस है, गवर्नमेंट की इस पे मोनोपोली है। इसका जो फेयर है, जो प्राइस है रेलवे की टिकट्स वगैरह का, या जो डिफेंस के इक्विपमेंट्स
वगैरह होते हैं, जो भी है इससे रिलेटेड सारा गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है। और कोई इसका और प्रोड्यूस, जैसे रेलवे का ऐसा नहीं है कि रेलवे का और भी किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के पास भी राइट है या उसके पास कोई किसी भी तरीके का कोई ऐसी चीज़ है कि उससे वो टिकट सस्ती कर दे, नहीं, गवर्नमेंट ही है जो इसको करता है। अब देखो यहाँ पे कुछ कंसेप्ट समझ लेते हैं हम, ठीक है। डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं इसको, डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तो समझ आ गया ना, सेम प्रोडक्ट के लिए अलग अलग कस्टमर से अलग अलग प्राइस चार्ज करना। तो कितनी डिग्रीज होती हैं? फर्स्ट डिग्री है सबसे पहले, जिसको परफेक्ट डिग्री बोलते हैं। इसमें क्या होता है? एक्सट्रैक्टिंग द एब्सोल्यूट मैक्सिमम प्राइस ईच स्पेसिफिक कंज्यूमर इज विलिंग टू पे। इसका मतलब क्या है? जितना ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्राइस जो है वो चार्ज कर लेना हर उस कंज्यूमर से जो विलिंग है, जो तैयार है पे करने के लिए। जैसे आईफोन का एग्जांपल ले सकते हो। आईफोन है, जब बिल्कुल स्टार्टिंग में लॉन्च होता है, चाहे वो 1 लाख का भी है, चाहे वो 1 लाख का भी है, अगर वो 1 लाख पे बिक रहा है और सारे कंज्यूमर्स आपको पे करने के लिए तैयार हैं, तो आप बेचोगे। इसे बोलते हैं फर्स्ट डिग्री, परफेक्ट। फिर सेकेंड डिग्री क्या होती है? जब आप क्वांटिटी से जो है वो थोड़ा सा मतलब डिफ्रेंशिएट करते हो। चार्जिंग वेरिंग प्राइसेस बेस्ड ऑन क्वांटिटी परचेज और पैकेज चूजन, या बल्क डिस्काउंट दे दिया। तो यहाँ पे कौन कितनी क्वांटिटी खरीद रहा है आपसे, ठीक है, या कौन सा पैकेज खरीद रहा है आपसे, अच्छे वाला बेकार क्वालिटी वाला, उसके बेसिस पे जब आप प्राइस को चार्ज करते हो एक से डिफरेंट एक से डिफरेंट, उसको बोलते हैं सेकेंड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। थर्ड है सेगमेंट्स। ये क्या है? जब आपने पहले ही एक डेमोग्राफिक के बेसिस पे क्या कर दिए हैं, ग्रुप या मार्केट को डिवाइड कर दिया है खुद ही, कि ये स्टूडेंट वाला ग्रुप है, ये सीनियर सिटीजन का ग्रुप है, इन पे मैंने इतना कमाना है, इतना प्राइस पे बेचना है, इतने इनको मैंने इतने प्राइस पे बेचना है, और चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस टू ईच। या एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक विलेज है जहाँ पे दो टाइप्स के जो है वो आपके एरियाज है, यहाँ पे पुअर लोग रहते हैं, यहाँ पे रिच रहते हैं। तो आपने डेमोग्राफिकली एरिया वाइज लोकेशन वाइज डिसाइड कर लिया, इससे मुझे ज्यादा चार्ज करना है प्राइस, इससे मुझे कम करना है। तो ये हो गया थर्ड डिग्री। सेगमेंट में आपने डिवाइड कर दिया, डेमोग्राफिक के बेसिस पे आपने मार्केट को डिस्टिंग्विश कर दिया और उससे अलग अलग आप कमा रहे हो बेच करके सामान। हाँ जी, एक और यहीं पे बता देती हूँ, फिर हम मोनोपोलिस्टिक पे आते हैं। मोनोपोलिस्ट या मोनोपोली था जहां पे सिंगल सेलर था। एक होता है डुओपोली। डुओपोली कौन होता है? जहां पे दो सेलर्स होते हैं, किसी भी प्रोडक्ट के दो सेलर्स होते हैं। क्लियर? और ओलिगोपोली क्या होता है? ओलिगोपोली होता है जहां पे थोड़े सेलर्स होते हैं, फ्यू सेलर्स होते हैं, मतलब 10 12 20 25, ज्यादा नहीं, थाउजेंड या लैक्स में नहीं, कम होते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है हमारा नेक्स्ट फॉर्म ऑफ मार्केट। इसमें आपका क्या होता है? मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन। मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन का कॉम्बिनेशन है ये, इसीलिए इसका नाम मोनोपोलिस्टिक। देखो, परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेलर्स कितने हैं? ज्यादा है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। कोई भी प्रोडक्ट को बेचने वाले बहुत ज्यादा प्रोड्यूसर्स हैं, बहुत ज्यादा सेलर्स हैं। एंट्री एग्जिट कैसी है? फ्री है। ये किसके फीचर्स है? सेम, परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन। फिर सब्सटीट्यूट अगर हम देखें तो गुड्स जो हैं वो उनके सब्सटीट्यूट्स तो अवेलेबल है, बट एग्जैक्टली अवेलेबल नहीं है, नॉट आइडेंटिकल। ये वाला पॉइंट डिफरेंट है। देखो, दो प्रोडक्ट होमोजीनियस एक जैसे तो हैं, लेकिन कुछ थोड़ा सा इनमें डिफरेंस भी है। जैसे कोलगेट है, पेप्सोडेंट है तो दोनों टूथपेस्ट, लेकिन इसकी क्वालिटी अलग है, इसकी क्वालिटी अलग है। तो ये एक्चुअल में आपको ज्यादा देखने को ज्यादातर मिलता है मोनोपोलिस्टिक टाइप का कंपटीशन का मार्केट इन रियल लाइफ, ठीक है।
तो ये पॉइंट आपका अलग हो गया जो कि आपको याद रखना है। क्लियर। अब यहाँ पे अगर इस तरीके का मार्केट है जहाँ पे आपका प्रोडक्ट थोड़ा सा अलग है दूसरे वाले प्रोडक्ट से, लेकिन उनका ऑब्जेक्टिव तो सेम है तो दोनों ही टूथपेस्ट दांत को ही साफ करेंगे, तो यहाँ पे अब खेल आ जाता है सारा आपका कंपटीशन का और कैसे टिके रहना है फिर आपने। तो यहाँ पे आप ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, एडवर्टाइजमेंट करवाओगे, ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन करोगे अपने प्रोडक्ट की, ज्यादा से ज्यादा ब्रांडिंग करोगे। जैसे देखो कोलगेट ने इतना अच्छा ब्रांड है, इतनी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट, इतनी ज्यादा प्रमोशन की कि अगर आप देखो पहले, या आप अपने पेरेंट्स को भी देखना, या जो लोग इतने पढ़े लिखे नहीं है उनको देखना, वो शॉप पे जाके ये नहीं कहते कि टूथपेस्ट दे दो मुझे, उन्हें लगता था कि कोलगेट को ही टूथपेस्ट कहते हैं, कोलगेट दे दो। कई कई लोग ऐसे भी कहते हैं कि बबूल का कोलगेट दे दो, पेप्सोडेंट का कोलगेट दे दो, ऐसे भी बोलते थे। इतना ज्यादा इमेज बना ली थी इन्होंने कस्टमर के माइंड में। इस तरीके से जैसे आप कहते हो ना yippee वाली मैगी दे दो, है ना, yippee वाली मैगी, मैगी का भी बहुत ज्यादा इन्होंने एडवर्टाइजमेंट किया हुआ है। तो ऐसी ऐड करना, ऐसा प्रमोशन करना, ऐसी ब्रांडिंग करनी कि आपका प्रोडक्ट ही बिके और आप टिके रहो मार्केट में। और इसको बोलते हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, जब आप थोड़ा सा प्रोडक्ट डिफरेंट बनाते हो, यूनिक बनाते हो दूसरे से। और सेलिंग कॉस्ट आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सेलिंग कॉस्ट यहाँ पे सबसे ज्यादा होती है, सेलिंग कॉस्ट। तो ये पॉइंट याद रखना, सेलिंग कॉस्ट वाला पॉइंट। ये आइडेंटिकल गुड्स एक जैसे नहीं होते, थोड़ा सा सिमिलर होते हैं लेकिन एग्जैक्टली सिमिलर नहीं होते, ठीक है। तो क्वालिटी के बेसिस पे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो प्रोडक्ट को कि ये मेरे में तो ये चीज़ है, मेरे में नमक है, मेरे टूथपेस्ट में नमक है, आपके में नहीं है। लोकेशन बोल सकते हो कि भाई मेरा प्रोडक्ट तो हर जगह बिकता है, हर जगह अवेलेबल है, चाहे आप दिल्ली में हो, चाहे आप मुंबई में हो, हर जगह मिलता है ना। पैकेजिंग से रिलेटेड डिफरेंशिएट कर सकते हो, है ना। जैसे आपका चॉकलेट्स खरीदने जा रहे हो तो पैकेट से आप पहचान जाओगे ना कि हाँ जी ये डेयरी मिल्क है, ये किटकैट है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करने की कोशिश करता है आपका फर्म, प्रोड्यूसर, ताकि अलग दिखो, आप डिफरेंट दिखो। जब कस्टमर खरीदने जाए आपका प्रोडक्ट तो पहचान सके कि ये प्रोडक्ट इसका है, ये ब्रांड है, ये अच्छा ब्रांड है। क्लियर। अब नेक्स्ट है ओलिगोपोली। ओलिगोपोली, ओलिगोपोली का मतलब क्या होता है, फ्यू नंबर ऑफ सेलर्स। तो यहाँ पे कितने सेलर्स हैं, कम, और वही डोमिनेट कर रहे हैं पूरी इंडस्ट्री को। जैसे यहाँ पे आ जाते हैं एग्जांपल्स, ऑटोमोबाइल कंपनीज, जो आपकी कार्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो ज़्यादा नहीं है इंडिया में, कम है क्वांटिटी अगर हम कंपेयर करें अदर कंट्रीज की। तो फ्यू डोमिनेंट फर्म्स है, या कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसके बहुत कम ही सेलर्स है, मतलब कुछ लोग ही वो बनाते हैं, ठीक है। जैसे आप इसमें इंटेल चिप का ले सकते हो, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर का एग्जांपल ले सकते हो कि बस ये यही कंपनी, जैसे विंडो है वो एक पर्टिकुलर कंपनी ही बना रही है, माइक्रोसॉफ्ट के जो आपके एप्स है वो माइक्रोसॉफ्ट ही बना रही है, तो इसे बोलते हैं फ्यू डोमिनेंट फर्म्स, ठीक है। तो यहाँ पे बायर्स कितने हैं, ज्यादा है, लेकिन सेलर्स कम है, फ्यू है। जैसे 4 सेलर्स है फॉर एग्जाम्पल, तो यही आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट करके मार्केट को चला रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 टाइप्स की ओलिगोपोली भी होती है, प्योर एंड डिफरेंशिएटेड। प्योर ओलिगोपोली किसे बोलते हैं, जहाँ पे ये फ्यू सेलर्स जो हैं वो एक जैसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं। एंड डिफरेंशिएटेड जहाँ पे इनके प्रोडक्ट डिफरेंट है लेकिन उन्हीं का डोमिनेंस है उस पर, ठीक है। अब यहाँ पे बैरियर की अगर हम बात करें, एंट्री बैरियर की, तो यहाँ पे भी बैरियर हाई है। और यहाँ पे अगर हम प्राइस की बात करें कि प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है, तो ये जो आपस में फ्यू फर्म्स है ये आपस में ही कोऑर्डिनेट करती है, आपस में ही जो है वो प्राइस डिसाइड करती है कि इतना प्राइस रहेगा हमारे प्रोडक्ट का इस इंडस्ट्री में, तो किसी को भी अपनी मर्जी से कम ज़्यादा नहीं करना है। इसे बोलते हैं हम इस प्रोसेस को फॉर्मेशन ऑफ कार्टल्स, फॉर्मेशन ऑफ कार्टल्स बोलते हैं इस चीज़ को, जिसमें ये फ्यू फर्म्स जो है वो आपस में मीटिंग करती हैं और आपस में ही प्राइस को डिसाइड करती हैं और वही प्राइस चलता है, ठीक है। ये रहा कार्टल्स। फर्म्स कॉपरेट रेदर देन compete एग्रेसिवली, ये नहीं कि 4 कॉम्पिटिटर्स हैं मार्केट में इस प्रोडक्ट के तो ये आपस में ही लड़े जा रहे हैं, उससे नुकसान ही है इन सब का ही। तो जहाँ पे फर्म्स जो है वो
कॉपरेट करती हैं एक दूसरे के साथ, अग्रेसिवली बिहेव नहीं करती और प्राइस और आउटपुट से रिलेटेड कोऑर्डिनेट करके चलती है, उसे बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्टल्स। एंड जहाँ पे फर्म्स जो है एक दूसरे के साथ compete करती हैं, उनको इससे मतलब नहीं है, इसको इससे मतलब नहीं है, हम तो अपनी मर्जी से प्राइस सेट करेंगे, ठीक है, लेकिन स्ट्रैटेजिकली ये जो है वो कनेक्टेड होते हैं, स्ट्रैटेजी सबकी सेम होती है, लेकिन प्राइस के मामले में ये एक दूसरे से कोऑपरेट नहीं करते, तो उसे बोलते हैं नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली, और फॉर्मेशन ऑफ कार्टल को बोलते हैं कोल्यूसिव ओलिगोपोली। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया मैंने ये कार्टल्स वाला, ये एग्जाम में आता है। अब इसकी डिमांड कर्व से क्वेश्चन भी आता है कि ओलिगोपोली की जो डिमांड कर्व है वो कैसी होती है, तो किंक्ड होती है। किंक्ड, किंक्ड का मतलब कैसा है, इस तरीके से होती है, ये देखो, पहले ये गई आपकी डिमांड कर्व डाउनवर्ड, उसके बाद यहाँ पे एक करंट प्राइस जो चल रहा है उस पे आ गई, फिर धीरे से फिर फॉल होनी स्टार्ट हो जाती है, इसे बोलते हैं ऐसे करके, ये जो आपकी ये यहाँ टूट के नीचे फॉल कर रही है ना, इसे बोलते हैं किंक्ड, किंक्ड डिमांड कर्व। तो यहाँ पे देखो टॉप हाफ इसके बारे में पढ़ते हैं। इफ अ फर्म रेजेस इट्स प्राइस कॉम्पिटिटर्स विल नॉट फॉलो। अब सपोज करो 4 फर्म्स है, ओलिगोपोली की बात करें, 4 फर्म्स है, इसने सोचा मैं अपना प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा देता हूँ, जो कि इन तीनों ने मना कर दिया कि हम तो नहीं बढ़ा रहे, तुमने बढ़ाना है बढ़ा लो। तो रिजल्ट क्या हुआ, द फर्म लॉसेस सिग्निफिकेंटली मार्केट शेयर। अब बाकी 3 भी तो हैं, तो इससे खरीद लेंगे लोग, तो इसका क्या हो गया, डाउन हो गया। फिर ये वाला देखो, इफ अ फर्म रिड्यूसेस इट्स प्राइस, अगर ये कम कर देता है प्राइस, यहाँ पे बढ़ाने का सोच रहा था, अगर कम करने की कोशिश करता है तो क्या होगा, कॉम्पिटिटर्स जो है वो भी उसको फॉलो कर लेंगे, वो भी अपना प्राइस गिरा देंगे। अदर्स, जैसे इसने गिराने की कोशिश करी तो इन्होंने भी जल्दी से अपनी प्राइस जो है वो गिरा दी, फिर वो उसके बराबर आ गई, तो फर्म जो है वो गेन वेरी लिटल एडिशनल मार्केट शेयर। क्लियर? इस वजह से ये इस तरीके से शेप होता है, ठीक है। कंक्लूजन क्या निकला, प्राइस रिजिडिटी यहाँ पे होती है ओलिगोपोली में, बिकॉज चाहे आप बढ़ा रहे हो प्राइस, रेज कर रहे हो, चाहे आप कम कर रहे हो, आपको ज्यादा फायदा नहीं होता, और ओलिगोपोलिस्ट जो प्राइसेस होते हैं वो स्टेबल ही देखने को मिलते हैं, ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता प्राइस अंडर ओलिगोपोली मार्केट, ठीक है। क्लियर हुआ? तो देख लो यहाँ पे डुओपोली, मोनोपोली, ये सारा, मोनोप्सोनी क्या होता है इसके बारे में भी समझ लो। तो नेचुरल मोनोपोली ये तो हमने पढ़ लिया। occurs when one firm can supply the entire market at a lower average cost than multiple competing firms। तो जैसे वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, ये गवर्नमेंट करती है, ये एक ही है, गवर्नमेंट ही सप्लाई कर रही है, तो सिंगल सेलर हो गया, मोनोपोली होगी, नेचुरल मोनोपोली है। मोनोप्सोनी क्या होता है, मोनोप्सोनी का मतलब होता है वन बायर है जहां पे और मेनी सेलर्स है, सेलर्स बहुत ज्यादा हैं लेकिन बायर एक ही है, ये कैसे हो सकता है, खरीदने वाला एक है, बेचने वाला बहुत सारे हैं। तो देखो हमारी जो गवर्नमेंट है वो जितने भी डिफेंस के इक्विपमेंट्स होते हैं हमारे, वो सिर्फ गवर्नमेंट के पास ही राइट है खरीदने का, तो ये बायर हो गई, गवर्नमेंट हमारी बायर हो गई, तो ये कहीं से भी खरीद सकते हैं, यूएस से हम मंगाते हैं अपना सामान, अलग अलग कंट्री से मंगाते हैं, है ना। तो सेलर्स तो बहुत ज्यादा है और बायर सिर्फ एक गवर्नमेंट है, तो ये एग्जांपल हो गया मोनोप्सोनी। तो सोनी वर्ड जो है, मोनोप्सोनी वर्ड बायर से रिलेटेड होता है, मतलब सिंगल बायर, एंड मोनोपोली, पोली होता है प्रोड्यूसर, सिंगल प्रोड्यूसर या सिंगल सेलर, याद रखना। सोनी मतलब बायर, पोली मतलब सेलर, तो जहाँ पे सिंगल बायर है वो मोनोप्सोनी बोलते हैं उसको, जहाँ सिंगल सेलर है वहां उसे मोनोपोली बोलते हैं। एंड ये बायलेटरल मोनोपोली भी होती है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए पर फिर भी इसको समझ लो, जहाँ पे वन बायर और वन सेलर है, यही खरीदने वाला है और ये बेचने वाला है, एक बायर और एक सेलर, इन दोनों के बीच में ही बस ट्रांजैक्शन चलती रहती है, ठीक है। देन डुओपोली हमने कर लिया, जहाँ पे 2 सेलर्स है, 2 मेजर सेलर्स हैं किसी प्रोडक्ट के, बस ये 2 ही हैं, इसके अलावा कोई और है ही नहीं,
यही जो है पूरे मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं ये दो जने। क्लियर? थोड़े से इनके एग्जाम्पल्स, अब आप अपने आप, थोड़ा होमवर्क है आपका, इनके मोनोपोली के, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के, परफेक्ट कंपटीशन के, डुओपोली के, मोनोपसोनी के एग्जाम्पल सर्च करना गूगल पे, रियल लाइफ एग्जाम्पल सर्च करना, और फिर जो है मुझे बताना कि क्या एग्जाम्पल्स इसके हो सकते हैं। ठीक है? क्योंकि जितना आप रियल लाइफ के साथ कनेक्ट करते हो टॉपिक्स को, उतना ज़्यादा आपको क्लैरिटी ज़्यादा होती है। ठीक है? ये देखो, रियल वर्ल्ड मार्केट्स एग्जिस्ट अलोंग अ स्पेक्ट्रम ऑफ पावर। तो परफेक्ट कंपटीशन का यहाँ पे किस तरीके से ग्राफ होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन। मोनोपोलिस्टिक का इस तरीके से होता है। ओलिगोपोली का किंक्ड डिमांड कर्व होती है। ठीक है? मोनोपोली का इस तरीके से होती है, याद रखना ये कर्व्स। ठीक है? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होती है परफेक्ट कंपटीशन में। मोनोपोलिस्टिक में डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड होती है। ओलिगोपोली में किंग्ड डिमांड होती है। मोनोपोली में डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। और भी इन्होंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी। एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू जो है उससे क्या होता है? प्राइस मेकिंग पावर होती है मोनोपोली मार्केट में। ठीक है? तो ये आपका एक तरीके से क्रक्स है पूरा टाइप्स ऑफ मार्केट का। तो कैसी डिमांड कर्व होती है ये भी आपसे पूछ सकते हैं किस टाइप ऑफ मार्केट में, या रेवेन्यू कर्व कैसी होती है, कुछ भी पूछ सकते हैं। क्लियर? अब एक ये आपका पूरा चार्ट है जिसको आप क्या कर सकते हो, लर्न कर सकते हो, जितने भी फॉर्म्स ऑफ मार्केट है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को लर्न करने के लिए। अब देखो, आपको अलग अलग पूरा टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन लिख दिया, टाइप्स ऑफ मार्केट लिख दिया, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, मोनोपोली, यही मेन है आपके। तो नंबर ऑफ सेलर्स यहाँ पे वेरी लार्ज, यहाँ लार्ज, यहाँ फ्यू, यहाँ वन। प्रोडक्ट का नेचर कैसा होता है? परफेक्ट कंपटीशन में होमोजीनियस, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में डिफरेंशिएटेड, ओलिगोपोली में दोनों हो सकते हैं, हमने देखा था। नो क्लोज सब्सटीट्यूट, मोनोपोली में नो क्लोज सब्सटीट्यूट। यूनिक प्रोडक्ट, यूनिक भी लिख सकते हो, यूनिक। एंट्री एग्जिट कैसी होती है? परफेक्ट कंपटीशन में फ्री है एंट्री एग्जिट, कोई बैरियर नहीं है। मोनोपोलिस्टिक में रिलेटिवली फ्री है, मतलब इनके मुकाबले फ्री है। ओलिगोपोली में डिफिकल्ट है, और मोनोपोली में तो बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड है। देन प्राइस कंट्रोल की बात करें तो परफेक्ट कंपटीशन में कोई प्राइस कंट्रोल नहीं है, यहाँ पे प्राइस टेकर होता है फर्म। यहाँ पे थोड़ा बहुत आपका प्राइस कंट्रोल होता है डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग, आपके प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है, आपका कैसा प्रोडक्ट अलग है, जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हमने पॉइंट पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग होगा। ओलिगोपोली में डिपेंड, एक दूसरे पर डिपेंड होता है कि सारी अदर जो फर्म्स है वो कितना रख रही है प्राइस, तो हमें भी उतना ही रखना पड़ता है। एंड मोनोपोली में प्राइस कंट्रोल सबसे ज़्यादा है, हाई है, यहाँ पे प्राइस मेकर होता है मोनोपोलिस्ट। देन डिमांड कर्व की बात करें, यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ डाउनवर्ड स्लोपिंग, यहाँ पे किंग्ड डिमांड, यहाँ स्टीप डाउनवर्ड। इंटरडिपेंडेंस की बात करें तो ये किसी पे भी डिपेंड नहीं है, ये इस पे अदर फर्म्स पर डिपेंड रहना पड़ता है थोड़ा बहुत, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहना पड़ता है, और यहाँ पे कोई डायरेक्ट राइवल है ही नहीं आपका, कोई भी कंपटीशन ही नहीं है, सब कुछ आपका ही है। ठीक है? सेलिंग कॉस्ट की बात करें, ये इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट्स है। सेलिंग कॉस्ट की बात करें तो यहाँ पे बहुत कम या ना के बराबर, क्योंकि होमोजीनियस प्रोडक्ट है, आप अगर कुछ एक्स्ट्रा खर्च कर भी दोगे अपने प्रोडक्ट में तब भी उसका यूसेज सेम ही रहेगा, और उसके इतने ज़्यादा सेलर्स है कि आप क्या करोगे, फालतू में कॉस्ट क्यों बढ़ाओगे? कॉस्ट बढ़ाओगे तो प्राइस बढ़ाना पड़ेगा, और प्राइस बढ़ाओगे तो कंज्यूमर कहीं और चला जाएगा। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो है इसमें आपको सेलिंग कॉस्ट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अपने प्रोडक्ट को यूनिक बनाना है, थोड़ा सा डिफरेंट बनाना है दूसरे से, और ज़्यादा बेचना है। ओलिगोपोली में थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका प्रोडक्ट, तभी तो फ्यू सेलर्स है क्योंकि आपका प्रोडक्ट ही इतना अच्छा क्वालिटी का है। एंड मोनोपोली में भी हो सकती है सेलिंग कॉस्ट, वो मर्जी है आपकी। आप मोनोपोलिस्ट, जो मोनोपोलिस्ट होता है वो तो अपनी मर्जी का मालिक है, कह सकते हो आप, इसकी मर्जी चलेगी, लेकिन तभी चलेगी जब डिमांड है इसके प्रोडक्ट की। अगर डिमांड ही नहीं होगी तो ये भी मोनोपोलिस्ट नहीं रहेगा। अगर कस्टमर रेडी ही नहीं है, अगर इसने बोल दिया कि भाई 1 लाख का है मेरा प्रोडक्ट, मेरा फ़ोन 1 लाख का है, जब कस्टमर बोलेगा हमने खरीदना ही नहीं है, लेकिन 1 लाख पे भी आईफोन जो है वो बिकता है, क्यों बिकता है? क्योंकि उसकी क्वालिटी ही इतनी अच्छी है, वो है ही इतना यूनिक, उसके फीचर्स इतने अच्छे हैं, तभी तो लोग पागल हैं इतना खरीदने के लिए, महंगा भी। ठीक है?
समझ आया? तो ये है आपका लास्ट क्रक्स पूरा। प्राइस टेकर, परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस टेकर है फर्म। यहाँ पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन वाला पॉइंट याद रखना है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। ओलिगोपोली में इंटरडिपेंडेंस वाला पॉइंट याद रखना है, जिसको आप फॉर्मेशन ऑफ कार्टल्स वाला स्पेसिफिकली याद रखना है आपने। मोनोपोली में आपने सिंगल सेलर वाला पॉइंट याद रखना है। तो ये आपका फॉर्म्स ऑफ मार्केट चैप्टर है जो कि कंप्लीट होता है। ठीक है, फ्रॉम प्राइस टेकिंग टू प्राइस मेकिंग, understanding the structural levers of market is the first step in mastering its competitive dynamics. I hope आपको forms of market बिल्कुल डिटेल में मैंने आपको कराया है विद एग्जांपल, विद सारे फीचर्स। तो इसमें फीचर्स ही याद करने होते हैं, डिमांड कर्व याद करनी होती है, यही सारे पॉइंट्स याद करने होते हैं। किसमें प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होती है, किसमें प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है, ये सारे पॉइंट्स आपने सारे मार्केट्स के याद रखने हैं। एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन जो है वो बन के आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे पॉइंट्स। ठीक है, क्लियर? तो ये आपका फॉर्म्स ऑफ मार्केट चैप्टर होता है कंप्लीट।